हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग आपके जो ज्यूरिस में सोर्सेज ऑफ लॉ हम देख रहे थे, विधि के जो स्रोत हम देख रहे थे, उनमें हमने मटेरियलिस्टिक सोर्सेज में फर्स्ट आपका कस्टम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम देखने जा रहे हैं सेकंड लेजिस्लेशन जिसे आप विधायन कहते हैं, जिसे आप विधान होता है आपका कानून और विधायन होता है विधि को क्रिएट करना, विधि का निर्माण करना। तो लेजिस्लेशन जो एक ये टर्म है, जो शब्द है, ये आपके दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। वो है आपका लेजिस प्लस लेशियो। लेजिस का मतलब होता है विधि, प्लस लेशियो का मीनिंग है आपका निर्माण। तो लेजिस प्लस लेशियो, लेजिस्लेशन, विधि का निर्माण करना। तो सुनिए, आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 245 आर्टिकल 245 है कॉन्स्टिट्यूशन का, गिव्स द राइट टू मेक लॉज टू द पार्लियामेंट को, संसद को ये अधिकार देता है। 245 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो संसद को, ये पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो कानूनों का निर्माण करे। और जो आर्टिकल 246 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो विधानमंडलों को, राज्य के विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार देता है। तो सुनिए, आर्टिकल 246 और 245 आपका हो गया। और जो ये तीन सूचियां हैं, जो तीन लिस्ट होती हैं, जो आपको मालूम होगा, जो यूनियन एंड स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट होती हैं, उन पर यूनियन लिस्ट जिनमें संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है, उनमें केंद्र से संबंधित सारे विषय जो होते हैं, उन पर जो संसद है वो कानून बनाती है। और जो स्टेट लिस्ट होती है, वो उस पर विधानमंडल कानून बनाते हैं उन विषयों पर जो सब्जेक्ट्स उसमें होते हैं। तीन लिस्ट्स होती हैं। यूनियन लिस्ट है जिसको आप, जिसमें ऐसे विषय होते हैं जिन पर संसद कानून बनाती है। जो स्टेट लिस्ट होती है, उनमें स्टेट से रिलेटेड जो विषय होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पर विधानमंडल कानून बनाते हैं। और एक समवर्ती सूची होती है, एक आपकी कॉन्करेंट लिस्ट होती है तीसरी, जिसमें स्टेट भी और संसद भी, मतलब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट दोनों कानून बना सकती है। उसमें दोनों तरीके के विषय होते हैं, दोनों ही स्टेट से भी रिलेटेड होते हैं और जो संसद से, केंद्र से भी रिलेटेड होते हैं, यूनियन से भी रिलेटेड जो विषय होते हैं, वो दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं, जिसको समवर्ती सूची कहते हैं। और इन पर दोनों संसद भी और विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में दोनों से रिलेटेड विषय होते हैं और ये बना सकते हैं। लेकिन इसमें सुनिए, इसके बाद क्या होता है, जब ये बिल बनते हैं तो ये 2/3 मेजॉरिटी से बिल को पास करवाना पड़ता है दोनों ही हाउसेज में। जो दोनों सदन हैं, उनमें संसद के दोनों सदनों में इन बिलों को पास कराना होता है पहले 2/3 मेजॉरिटी से, 2/3 बहुमत से इन बिलों को पास करवाया जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट, केंद्र में संसद प्रेसिडेंट को, और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो विधानमंडल हैं, वो गवर्नर को, राज्यपाल को अनुमोदन के लिए इसे भिजवाते हैं। उनको अनुमोदित करवाने के लिए इनको राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास भिजवाया जाता है। और उसके बाद उनके अनुमोदन के पश्चात ये जो बिल है, ये विधि बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। फिर क्या होता है, इन्हें शासकीय राजपत्र, जिसको गजेट बोलते हैं, गजेट में इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको प्रकाशित कर दिया जाता है। शासकीय राजपत्र में इसको, गजेट में इसको प्रकाशित कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। और उसके बाद ये सब लोगों की नॉलेज में आ जाते हैं और लोग इसे कानून बन जाता है ये, और इससे अपनी ड्यूटी समझकर इस कानून का, हर उस कानून का जो इस तरीके से पारित होता है, सब लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो इसका एक बहुत ब्रीफ में आपको मैंने एक कानून कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है, एक विधि कैसे बनती है, वो बहुत शॉर्ट में आपको बताया मैंने। इसके बाद आ जाइए, जो सेकंड आपका पॉइंट है इसमें, काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन, कितने प्रकार के विधायन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो दो तरीके का होता है, सुप्रीम एंड फर्स्ट, सुप्रीम एंड सेकंड सबऑर्डिनेट। फर्स्ट आप सुप्रीम को कहेंगे सर्वोच्च विधायन, और सबऑर्डिनेट को आप कहेंगे
अधीनस्थ विधायन। तो जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है वो सुप्रीम लेजिस्लेशन इज प्रोसीड फ्रॉम द सुप्रीम पावर। सर्वोच्च सत्ता द्वारा निर्मित विधि सर्वोच्च विधान कहलाती है। सर्वोच्च विधान इन द सेंस कि इसे कैसे कहेंगे आप, किसी भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो होती है, जो विधायी प्राधिकारी है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो क्रिएट करती है, वो प्राधिकारी जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो विधायी प्राधिकारी है, उसके द्वारा इसे रिपील, अमेंड या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। किसी भी सत्ता द्वारा किसी भी अगर एक कानून बन गया तो उसे किसी भी विधायी प्राधिकारी के द्वारा, किसी भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा न तो इसे रिपील मतलब खत्म किया जा सकता है, न इसे अमेंड मतलब संशोधित किया जा, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना, तो न तो इसे समाप्त किया जा सकता है, रिपील नहीं किया जा सकता, संशोधित भी नहीं किया जा सकता, और इस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण भी नहीं होता, इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये सर्वोच्च जो विधायन है, जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है, इस पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सुप्रीम लेजिस्लेशन। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को किसी भी प्रकार से न तो रिपील किया जा सकता है, न उसे अमेंड किया जा सकता है, और न ही उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सर्वोच्च विधायन का जो बहुत एक अच्छा उदाहरण है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट आप कह सकते हैं कि है। इसके द्वारा पारित विधानों को न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। मतलब न्यायालय के द्वारा में उस अगर किसी भी विधान को पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसे कहीं पर भी किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती। इंडियन पार्लियामेंट द्वारा पारित विधानों को, जो कानून होते हैं, उनको न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है और कोर्ट इसे रिपील कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल भी हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि पार्लियामेंट पर कंट्रोल करते हैं और उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, उसे रेस्ट्रेन करते हैं। तो आप बताएंगे कि आर्टिकल 245, 246, 247, 248, 250 और 253 ऐसे कई आर्टिकल्स हैं जो पार्लियामेंट पर कंट्रोल या प्रतिबंध लगाते हैं। इस तरह आप कह सकते हैं कि इंडिया में संसद सर्वोच्च तो है, परंतु संविधान के एम्बिट में, उसके दायरे में आती है, उसके कंट्रोल में आती है। तो इंग्लैंड की संसद के जैसी पोजीशन हमारे यहाँ पर नहीं है संसद की, तो आप ऐसा कह सकते हैं। तो सर्वोच्च विधायन के बाद आप हम सेकंड उसके उस पर आते हैं। सेकंड जो उसका काइंड है दैट इज सुबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो है अधीनस्थ विधायन। अधीनस्थ विधायन से आप क्या समझ सकते हैं? अधीनस्थ विधायन का मतलब है कि ऐसी कई अथॉरिटीज़ हैं जिनको उनके खुद के काम करने के लिए संसद कानून नहीं बनाती है, उन्हीं को पावर दे दी जाती है। अधीनस्थ विधायन का मतलब है कि उन अधीनस्थ निकायों को, उन सबॉर्डिनेट बॉडीज को ही अथॉरिटी दे दी जाती है कि आप अपने लिए रूल्स एंड सब रूल्स बनाएं। तो इसमें क्या क्या आएगा? फर्स्ट जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसमें फर्स्ट आएगा कॉलोनियल लेजिस्लेशन। कॉलोनियल लेजिस्लेशन मतलब अधीनस्थ विधायन, अधीनस्थ नहीं, आप कहेंगे इसको उपनिवेशिक विधायन। जो कॉलोनियल, इसका फर्स्ट जो काइंड है, हम सबॉर्डिनेट जो अधीनस्थ विधायन देख रहे हैं उसमें कई प्रकार के अधीनस्थ विधायन हम देखेंगे। तो उसमें पहला प्रकार जो है वो कॉलोनियल लेजिस्लेशन आप उसको कहेंगे। फर्स्ट इज जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो कॉलोनियल लेजिस्लेशन होगा, जिसको आप कहेंगे उपनिवेशिक विधायन। उपनिवेश से आप क्या समझते हैं?
उपनिवेशिक विधान किसी भी गुलाम देश या उपनिवेश के लिए विधान बनाना, दैट इज कॉल्ड उपनिवेशिक विधान। किसी भी, जैसे हम अलोंग विद इंडिया, मतलब हमारे साथ और भी कई देश बहुत टाइम तक अंग्रेजों के अधीन थे, जैसे हम लोग उपनिवेशिक विधान मतलब उपनिवेश में रहते थे। तो सुनिए, भारत सहित कई देशों पर इंग्लैंड का शासन था। क्राउन जो था, जो सम्राट था वहाँ का इंग्लैंड का, तो क्राउन बोलते थे उसको, तो क्राउन या सम्राट बोल सकते हैं आप। क्राउन के ऑर्डर्स को मानने के लिए उपनिवेशों के निवासी बाध्य थे। हम लोगों को क्राउन का या वहाँ के सम्राट का आदेश मानना पड़ता था। गवर्नर जनरल जो यहाँ के होते थे, यहाँ पर गवर्नर जनरल होते थे या वाइस रॉय जिनको कहते थे, वो क्राउन के एजेंट के रूप में हमारे यहाँ काम करते थे। हम लोग उनके उपनिवेश में थे और हम लोग उपनिवेश में रहते थे, और उनके द्वारा भेजे हुए यहाँ पर वाइस रॉय थे, जिनको गवर्नर जनरल कहा जाता था, वो क्राउन के एजेंट के रूप में यहाँ शासन करते थे। उसके बाद 1931 में 1931 में स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर पारित किया गया। स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर आप देख लेना, आपकी बुक्स में मिलेगा आपको। स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर जो 1931 में पारित किया गया था, उससे उपनिवेशों को उपनिवेश जो हम उपनिवेशिक उसमें रहते थे, स्टेटस जो हमारा था, तो इस 1931 के स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर से जो पारित किया गया था 1931 में, उससे उपनिवेशों को लॉज बनाने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट कर दिया गया। मतलब उनको अपने लिए लॉज बनाने के लिए मतलब प्राधिकार दे दिया गया, सेल्फ डिपेंडेंट कर दिया गया। वैधानिक स्वायत्तता उन्हें दे दी गई कि आप अपने लिए विधि बनाएं। वो देश के स्वशासन के लिए कानून बनाने लगे, लेकिन तब भी क्राउन या सम्राट का कंट्रोल जो था हम पर बना रहता था। तो तब उपनिवेशिक जो विधायन था वो फर्स्ट सबऑर्डिनेट विधायन में हम देखेंगे। उसके बाद आप सेकंड लेंगे इसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जिसको आप कार्यपालिकीय विधायन कहेंगे। कार्यपालिकीय विधायन, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि लॉज को एग्जीक्यूट करवाने में, जो लॉज बन चुके हैं उसको जब एग्जीक्यूट करती है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करने में एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन होता है उसको सही ढंग से चलाने के लिए और पीसफुली ये सब कुछ होता रहे, जो लॉ बने हैं उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से पीसफुली होता रहे, उसका जो प्रशासन है वो एडमिनिस्ट्रेशन है जो अच्छे से होता रहे, इसके लिए कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव को कुछ पावर्स दे दी जाती हैं ताकि वह नियम या उपनियम अपने लिए लॉज या सब लॉज बना सके। अपने जो भी उसको काम करना है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी लॉज या सब लॉज बनाने होते हैं वो खुद उसको क्रिएट कर सके, खुद बना सके, ऐसा उन्हें अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी दे दी जाती है और वो खुद के कामों, खुद जो उसको एग्जीक्यूट करने होते हैं लॉज को, उसको एग्जीक्यूट करने में खुद कानून बनाती है, तो उसको भी अधीनस्थ विधायन कहा जाएगा। फिर भी जो संसद का जो नियंत्रण है उसके ऊपर होता है और जुडिशियल रिव्यू भी उनका वो कर सकते हैं। जुडिशरी भी उस पर कंट्रोल रखती है एग्जीक्यूटिव पर, और संसद भी जो आपकी पार्लियामेंट है वो भी उस पर कंट्रोल रखती है। इसके अलावा आपका थर्ड जो है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, वो जुडिशियल लेजिस्लेशन होगा। थर्ड इज जुडिशियल लेजिस्लेशन, जिसको आप कहेंगे न्यायिक विधायन। न्यायिक विधायन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 145 में सुप्रीम कोर्ट को और 227 में हाई कोर्ट को लॉज और सब लॉज बनाने की पावर दी गई है। कोर्ट की जो इंटरनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो अंदरूनी उनको कार्यवाहियाँ करनी होती हैं, जो इंटरनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको सही तरीके से चलाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उनको एक लिबर्टी दी जाए कि वो अपने लिए लॉज और सब लॉज बना सके, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट काम जुडिशरी करती है। अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर उसको संसद पर डिपेंड रहना पड़े, पार्लियामेंट के लॉज पर डिपेंड रहना पड़े, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आर्टिकल 145 में सुप्रीम कोर्ट को और 227 में हाई कोर्ट को ये पावर
पावर दी जाती है कि वो अपने लिए लॉज एंड सब लॉज बना सकें। इसके बाद है आपका फोर्थ स्टेज पे आ जाइए, म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन, जिसको आप नगर पालिकीय विधान करेंगे, म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन जिसको आप कहेंगे क्या बोलते हैं आपका नगर पालिका, नगर पालिकीय विधायन। ये आपका फोर्थ स्टेज का जो सबसे नीचे लेवल का, जैसे आपके जिस भी शहर में आप रहते हैं तो उस लेवल का जो शासन होता है, उस लेवल का की जो सरकार है उसको म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसके लिए बहुत सारे काम इसको करने पड़ते हैं, म्यूनिसिपैलिटी को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जिसमें आपकी सफाई, रोशनी, आवास और आपका स्वास्थ्य और आप क्या कहेंगे हाउस टैक्स, फ्यूनरल प्लेस को डिसाइड करना, परिवहन जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का आपको फैसिलिटी दी जाती है, हॉस्पिटल्स, आपके वाटर सप्लाईज और ये सब जो आपके शहर के काम होते हैं, आपकी सिटी के जो काम होते हैं, स्पोर्ट्स एरिया को डिसाइड करना, फ्यूनरल प्लेस को डिसाइड करना, ये सब काम बहुत जो आपका सबसे लोअर लेवल का जो आपका जो लेयर है, जो आपकी सरकार है वो करती है। तो इसके लिए इन सबको कभी कभी इंस्टेंटली बहुत आवश्यक नियम कानून बनाने पड़ते हैं। इंस्टेंटली मतलब कभी ज़रूरत एकदम से पड़ने पर इंस्टेंटली कानून बनाने पड़ते हैं, कानून मतलब लॉज, सब लॉज बनाने पड़ते हैं। तो पार्लियामेंट के लॉज की वेट ये लोग नहीं कर सकते, और जब इंस्टेंटली इनको ज़रूरत होती है, नीड होती है, तो इनको ये स्वायत्तता दी जाती है, ये इनको फ्रीडम दी जाती है कि ये अपने लिए लॉज और सब लॉज बना सकें। इसके अलावा एक और लेवल पे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन किया जाता है, जो कि है ऑटोनॉमिक लेजिस्लेशन, जिसको आप कहेंगे स्वायत्त विधान। फिफ्थ एंड लास्ट इज ऑटोनॉमिक लेजिस्लेशन। स्वायत्त विधान का मतलब होता है जब ऐसी संस्थाएं कुछ होती हैं जिनको स्वायत्त शासी संस्था कहा जाता है, जिनको ऑटोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, जो अपने लिए लॉज खुद क्रिएट करते हैं, अपने लिए लॉज खुद बनाते हैं। तो सुनिए, कई ऑर्गेनाइजेशन को अपना काम अच्छे से करने के लिए, सुचारू रूप से करने के लिए जैसे बहुत सारी संस्थाएं हो सकती हैं, जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, क्लब्स होते हैं, रेलवे कंपनीज होती हैं, चर्चेज होती हैं। इन सबको अपने काम बहुत अच्छे से सुचारू रूप से करने के लिए सेल्फ गवर्न्ड बना दिया जाता है। सेल्फ गवर्न का मतलब है स्वशासी, अपना शासन खुद करना। तो सेल्फ गवर्न इनको बना दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में होते हैं, और ये किसी भी लॉ के जो एस्टैब्लिश्ड लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। तो ये जो सब हमने देखे, एक फिफ्थ आपका म्यूनिसिपल, ये आपका ऑटोनॉमिक लेजिस्लेशन भी इसमें आएगा। तो ये सब आपके सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के काइंड्स हो गए, कितने प्रकार का होता है। अब एक चीज और जो लेजिस्लेशन में हमने देखनी है वो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से आप क्या समझते हैं? मतलब एक शॉर्ट नोट आ जाता है इसमें, आपके जब लेजिस्लेशन का पॉइंट या टॉपिक जब आपका आएगा तो इसमें आपको इंक्लूड भी करना पड़ेगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को, और या फिर आपके लिए ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मैं इसको रब कर देती हूँ। जिसको आप कहेंगे प्रत्यायोजित विधायन। प्रत्यायोजित विधायन किसी और को किसी डेलीगेट कर देना, अपनी सत्ता किसी को दे देना। तो सुनिए, लेजिस्लेटिव पावर इज सेड टू बी डेलीगेटेड व्हेन लॉ मेकिंग पावर इज एंटरटेन नॉट बाय लेजिस्लेचर बट बाय सम अदर बॉडी। ये कह रहे हैं कि जब कानून बनाने की जो
कानून बनाने की जो शक्ति है, पावर है, जब वो लेजिस्लेचर द्वारा नहीं, संसद के द्वारा, विधायिका के द्वारा सॉरी नहीं एंटरटेन की जाती, किसी और बॉडी के द्वारा की जाती है, तो कहा जाता है कि ये प्रत्यायोजित कर दी गई है। इसको किसी और के द्वारा जब बनाया जाता है तो ये कहा जाता है कि वो प्रत्यायोजित कर दी गई है शक्ति। और ये आज बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सारे जो काम हैं, जो सारे आजकल टेक्निकल हो गए हैं, सारे काम, बहुत टेक्निकलिटी बढ़ गई है, मतलब तकनीक बहुत बढ़ चुकी है और बहुत स्पेशलाइज हो गए हैं सारे काम, तो प्रत्यायोजन ज़रूरी हो चुका है। तो सुनिए, प्रत्यायोजन इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, इसको डेलीगेट नहीं किया जाएगा, तो पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि आज जो हमारा जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो वेलफेयर स्टेट के लिए बहुत सारे कानून बनाने पड़ते हैं, तो अगर सिर्फ पार्लियामेंट ही ये काम करेगी कानून बनाने का, विधान को क्रिएट करने का, तो वो इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये ज़रूरी हो जाता है वेलफेयर स्टेट में कि उसको प्रत्यायोजित कर दिया जाए, उसे डेलीगेट कर दिया जाए, तो इसलिए ये ज़रूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि जिसके लिए गोपनीयता ज़रूरी होती है, उनको अपने काम को करने के लिए अगर पार्लियामेंट उनके लिए कानून बनाएगी तो सब जगह मतलब वो गोपनीय नहीं रह पाएगा। तो कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए लोकहित में होता है ये गोपनीय रहना, तो उनको खुद ही डेलीगेट कर दी जाती है पावर कि वो अपने लिए कानून खुद बनाए, तो ये इसलिए भी ज़रूरी होता है। और कभी कभी जब इमरजेंसी में, आपातकाल की कोई स्थिति आती है, तब भी कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव को कभी कभी तुरंत फैसले लेने होते हैं। तो पार्लियामेंट का सेशन अगर नहीं चल रहा हो तो कार्यपालिका को या किसी और डिपार्टमेंट को शक्ति जो है ये प्रत्यायोजित कर दी जाती है, डेलीगेट कर दी जाती है कानून बनाने की, ये ज़रूरी होता है। तो इसलिए डेलीगेटेड जो लेजिस्लेशन है वो ज़रूरी हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड, ऐसा कहा जाता है कि अगर किया जा रहा है जो कानून बनाने की सत्ता को प्रत्यायोजित किया जा रहा है, तो उसको एब्सोल्यूट आप नहीं कर सकते, मतलब बहुत आत्यांतिकता है, इसको नहीं। आत्यांतिकता का मतलब होता है कि आप जो पावर है किसी को अगर आप दे रहे हैं कानून बनाने की, तो आत्यांतिक नहीं हो सकती, वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, तो उस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मतलब ये एक लोकतंत्र के लिए खराब हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, किस तरीके का कंट्रोल होना चाहिए अगर आप डेलीगेट कर रहे हैं, अगर आप प्रत्यायोजित कर रहे हैं इस शक्ति को, तो कितने प्रकार का कंट्रोल होता है वो सुनिए। फर्स्ट जो इस पर कंट्रोल होता है, जब संसद है अपनी पावर को, कानून बनाने की पावर को जब प्रत्यायोजित करती है, तो कितने प्रकार का उसके ऊपर कंट्रोल होता है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो कंट्रोल होता है वो जुडिशरी का होता है। तो फर्स्ट इज जुडिशियल कंट्रोल, न्यायिक नियंत्रण इस पर होता है। तो ये कह रहे हैं न्यायिक नियंत्रण, जो डेलीगेट करने वाला है, जो सत्ता को प्रत्यायोजित कर रहा है वो, और प्रत्यायोजित होने वाला, जिस डिपार्टमेंट को सत्ता दी जा रही है कानून बनाने की, इन दोनों को अपनी अपनी सीमाओं में, अपनी अपनी लिमिट में रहना होता है। एब्सोल्यूट डेलीगेशन या एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं किया जा सकता। प्रत्यायोजिती को, जिसको किया गया है, उस बॉडी को अपनी शक्ति का दुरुपयोग ने अगर वो कर रहा है तो इस पर जुडिशरी कंट्रोल करेगी। ये कोर्ट्स देखेंगी कि जो दे रहा है, जो डेलीगेट कर रहा है पावर, क्या वो मतलब एक्सेसिव तो नहीं कर रहा, और जिसको दी गई है पावर, क्या वो उसका मिसयूज तो नहीं कर रहा। इसके ऊपर जुडिशरी का कंट्रोल होता है। और सेकंड कंट्रोल जो है वो खुद पार्लियामेंट का होता है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल। जब पावर्स डेलीगेट करनी होती हैं तब संसद में या विधानमंडलों में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज या जो आपकी संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। फिर और भी कई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इसमें फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल किया जाता है, और कई चीज़ों को उसमें करने के बाद उसे बिल के, जैसे बिल का स्कोप क्या है, उसका दुरुपयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसकी नेचर क्या है, उसका एम क्या है, वो क्यों किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सब देखकर इस सब पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और इस तरीके से उन पर कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद थर्ड जो कंट्रोल होता है, प्रोसीजरल कंट्रोल होता है, कि वो उसकी
उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरीके से डेलीगेट किया जाएगा, प्रोसीजरल कंट्रोल होता है। जैसे इसको प्रायर पब्लिसिटी इसको की जाती है, पूर्ववर्ती प्रचार किया जाता है, इसमें पब्लिकेशन किया जाता है इसमें, और प्रायर कंसल्टेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें जो हित हैं उसके बारे में पहले कंसल्टेशन उसका किया जाता है। तो इस तरीके से उस पर कंट्रोल किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपकी डेलीगेशन कैसे होता है, इसका डेलीगेटेड कैसे की जाती है लेजिस्लेशन की पावर, उसके बारे में था। एक और इसमें आप छोटा सा टॉपिक और है आपका इसमें लेजिस्लेशन में, जो है कॉडिफिकेशन के बारे में, वो भी मैं आपको बताती हूँ जल्दी से। बहुत ईजी सा एक रीडिंग लगाएंगे हम, मैं लगाऊंगी और आपको समझ में आएगा। कोडिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? जिसको आप कहेंगे संहिताकरण। संहिताकरण जो आप सुन चुके हैं, हिंदू लॉ में हम देख चुके हैं कि संहिताकरण क्या होता है। कोडिफिकेशन क्या है, हिंदी में सुनिए पहले। संहिताकरण विधानों, नियमों व उपनियमों को लिपिबद्ध करना है। लिपिबद्ध करना, उनको रिटन में लिपिबद्ध कर देना है, कोड बना देना है उसका। जैसे आप आईपीसी पर देखते हैं तो वो कोड है, एक सीआरपीसी एक कोड है, तो कोड का मतलब है जो लिख दिया जाता है। तो सुनिए, कोडिफिकेशन इज अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स का, कानूनों का, स्टैट्यूट्स का एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है। इट्स अ बॉडी ऑफ लॉज सो अरेंज एज टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसी एंड ओवरलैपिंग। समझ में आ रहा है आपको कि ये इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से कानूनों को लिपिबद्ध कर दिया जाता है। तो सुनिए, भारत में संहिताकरण बहुत प्राचीन काल से, बहुत पहले से होता आ रहा है। वेद, पुराण, उपनिषद आदि ताम्रपत्र जो होते थे पहले पेड़ की छालों पर भी लिखे जाते थे। तो आपका जो फर्स्ट कोड था, जो फर्स्ट एवर पहला आपका जो लिपिबद्ध किया गया जो कोड है, वो 1794 में, 1794 में पर्शिया का कोड, पर्शियन कोड कहा जाता है, जो आपका इंडियन पहला जो कोड लिखा गया था, तो वो आपका था 1794 में पर्शियन कोड था वो। 1804 में नेपोलियन कोड बना, 1804 में नेपोलियन कोड बना। उसके बाद आपका सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड वगैरह बने। तो ये स्टार्टिंग इंडिया में कैसी हुई इसके बारे में बताया गया है। कोडिफिकेशन एक, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से बिखरी हुई जो विधियां हैं, जो जगह जगह बिखरी हुई थी, कोई कहीं पर थी, कोई कहीं पर थी, उन सब बिखरी हुई लॉज को, बिखरी हुई विधियों को व्यवस्थित और सूत्रबद्ध कर दिया गया था। उसको एक जगह पर व्यवस्थित कर दिया गया था। ये ज़रूरी क्यों है, कोडिफिकेशन ज़रूरी क्यों है? जो ये आपका संहिताकरण है, किसी भी कानूनों का जो जगह जगह बिखरी हुई थी उनको कोडिफाई किया गया, ये क्यों ज़रूरी था? ज़रूरी था ये क्योंकि पुरानी विधियों को बनाए रखने के लिए, नहीं तो वो खत्म हो जाती, वो उनका जो एग्जिस्टेंस थी वो मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर उनको कोडिफाई नहीं किया जाता। तो ये ज़रूरी है पुरानी विधियों को बनाए रखने के लिए जो अपना स्वरूप खोती जा रही हैं। और क्यों ज़रूरी है ये? ज़रूरी है विधि शास्त्रियों के आपस में मतभेदों को दूर करने के लिए, कि कोई ओरली कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कोडिफाई करने के बाद उनका मतभेद दूर होता है। तो ये ज़रूरी है विधि शास्त्रियों के मतभेदों को दूर करने के लिए। और क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है हज़ारों विधियों में से एक विधि को ढूंढने के लिए, कि आप अगर आपको किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप कैसे, जो कोडिफाई नहीं होगा कानून, उसको आप ढूंढेंगे कैसे? उसको आप AIRs निकालते हैं और अपने प्रेसिडेंट्स को देखते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो आपके फेवर में आपको चाहिए आप उसको ढूंढ लेते हैं। तो ये ज़रूरी था हज़ारों विधियों में से एक विधि को ढूंढने के लिए। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स। कितने तरीके से संहिताकरण के प्रकार कितने तरीके के होते हैं? तो फर्स्ट इसमें है आपका क्रिएटिव, जिसको आप कहेंगे फर्स्ट कोडिफिकेशन का जो प्रकार है, जो फर्स्ट कोड है, आप कितने प्रकार के कोडिफिकेशन हो सकते हैं? तो फर्स्ट इसमें क्रिएटिव है, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे सृजनात्मक, जिसको आपको आपके नाम, इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पूरी तरीके से जो नया होता है, जिसकी सृजना की जाती है, जिसको क्रिएट किया जाता है कोड, जो पूरी तरीके से नया होता है, तो वो है विच मेक अ लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम,
पहली बार जिसको नया जो बनाया जाता है, तो जैसे आपका आईपीसी जब बना था तो वो फर्स्ट एवर क्रिएटिव था, वो न्यू था और उसको क्रिएट किया गया था। सेकंड आपका जो है वो है कंसोलिडेटिंग। कंसोलिडेटिंग का मतलब जिसको आप कहेंगे समेकनकारी। समेकनकारी संहिता का मतलब होता है समेकन। समेकन का मतलब है आपने कोई चीज़ कहीं से ली, कोई चीज़ कहीं से ली और उसको आपने असेंबल कर दिया। असेंबल करना, कंसोलिडेट कर दिया जैसे। तो सुनिए, समेकनकारी संहिता ये नवीन नहीं होता, ये नया नहीं होता, न्यू नहीं होता, बल्कि प्रचलित विधि, जो पहले से विधि चल रही थी, रूढ़ियाँ, कोई प्रथाएं या कस्टम चल रहे थे, प्रेसिडेंट्स जो पूर्व न्याय, जैसे कोई डिक्री की थी, कोई ऑर्डर हुआ था कोर्ट का, तो प्रेसिडेंट उसको कहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये नवीन नहीं होता, न्यू नहीं होता, बल्कि प्रचलित विधि, रूढ़ियाँ या प्रथाएं, प्रेसिडेंट्स आदि किसी एक विषय पर इन सबको इकट्ठा कर लिया जाता है और इसका कोड बना दिया जाता है। तो इसको समेकनकारी कानून कहा जाता है। तो जैसा आप आगे सेकेंड ईयर में जाके टीपी एक्ट पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये एक कंसोलिडेटिंग कोड है, एक समेकनकारी संहिता है, जिसको कोई चीज़ जिसमें जो ये पूरा बना, टीपी एक्ट बना है, ये आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें से कोई चीज़ कहीं से ली गई, कोई चीज़ कहीं से लेकर इसको एक कोड बना दिया गया। तो दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेटिंग कोड। अब एक आपका थर्ड जो है दैट इज क्रिएटिव कंसोलिडेटिंग कोड। इसका मतलब है सृजनात्मक समेकनकारी संहिता, जिसमें आप सुनिए, इसमें नई विधि भी बनती है और बनी हुई विधि या रूढ़ी या प्रथाएं या कस्टम से या प्रेसिडेंट्स को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये न्यू भी होता है और इसमें पुरानी जो प्रथाएं, कस्टम्स हैं, वो भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये क्रिएटिव कंसोलिडेटिंग या सृजनात्मक समेकनकारी संहिता इसको कहा जाता है। तो ये 3 तरीके की होती हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि जो कोडिफिकेशन है, इसके क्या फ़ायदे हैं, मेरिट्स क्या है, इसका लाभ क्या है इसका। तो बहुत इजी सा है, मैं आपको रीडिंग लगा देती हूँ। तो मेरिट्स ऑफ कोडिफिकेशन ये बता रहे हैं। तो ये फर्स्ट जो मेरिट, इसका फर्स्ट जो लाभ है या फर्स्ट जो आपका हित है इसमें, दैट इज सर्टेनिटी। इसमें निश्चितता आ जाती है। ये तो इनफैक्ट लिखेंगे, कोई चीज़ लिख ही जाएंगे, मतलब उसको लिख ही दिया है तो वो निश्चित तो हो ही जाएगी। तो सुनिए, जैसे कस्टम और प्रेसिडेंट अनसर्टेन होते हैं, वैसा नहीं रहता जब किसी भी कानून को लिख दिया जाता है, उसका कोड बना दिया जाता है, तो वो सर्टेनिटी उसमें आ जाती है, एक निश्चितता आ जाती है और सिंप्लिसिटी आ जाती है। सिंप्लिसिटी मतलब इतना सरलता आ जाती है कि आप लिखे हुए कोड को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। और क्या होता है, कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है एक संगतता आ जाती है, एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल कनेक्शन आ जाता है, कि एक कंसिस्टेंसी आ जाती है। तो सुनिए, इससे जब कोई भी कोड तैयार किया जाता है, जब लिखा जाता है, तो लॉजिकली उसे क्लियर करके, सारा समझ कर, जब भी हम कोई चीज़ लिखेंगे, जैसे मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से बुक्स को पढ़ा होगा, पढ़ा है, उसके बाद मैंने उसको अपने लॉजिक से, समझ से अपनी उसको क्लियर किया अपने माइंड में, फिर मैंने उसको आपके लिए लिखा। तो एक क्लैरिटी आ जाती है उसमें जब हम किसी भी चीज़ को कॉडिफाई करते हैं, किसी भी चीज़ को लिपिबद्ध करते हैं। तो ये सुनिए, जब कोई भी कोड तैयार किया जाता है तो लॉजिकली उसे क्लियर करके, सारा समझ कर कॉडिफाई किया जाता है। तो बाद में जो इनकंसिस्टेंसी होती है, जो एक असंगतता होती है, वो खत्म हो जाती है। कोई भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता का मतलब है कि कोई भी इसमें झगड़ा या कोई भी एम्बिग्विटी नहीं रहती, कोई अनिश्चितता खत्म हो जाती है। तो इसमें और इससे क्या होता है, क्या मेरिट है इसकी, क्या इसका फ़ायदा, इसका लाभ है, इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, इसमें एक स्थायित्व आ जाता है। जब तक इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होता, जब तक एक कानून बना और उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, तो उसमें एक स्थायित्व आ जाता है, मतलब उसमें स्टेबिलिटी सी आ जाती है कोड बनाने से। और अमेंडमेंट करने में, क्योंकि स्टेबिलिटी है, वो लिखा हुआ है, तो उसको अमेंड करना भी ईजी होता है। उसमें जो अमेंडमेंट मतलब उसको सुधार करना है, तो वो भी ईजी हो जाता है उसको करना। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फ़ायदा है कोडिफाई करने का, वो है कि प्रैक्टिकली यूटिलिटी इसकी बढ़ जाती है। प्रैक्टिकल यूटिलिटी का मतलब है कि इसको आप व्यवहारिक उपयोगिता, कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको अपने व्यवहार में ला सकते हैं। अगर वो लिखा हुआ कोड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो सुनिए, किसी भी चीज़ को ढूंढना, समझना आसान होता है, इसलिए व्यवहार में लाने
मतलब व्यवहार में लाने में कठिनाई नहीं होती है। बस ये आपका कोडिफिकेशन के बारे में कंप्लीट था। और इसमें एक और चीज़ आपको मैं बताऊंगी, जो लास्ट आपका टॉपिक इसमें रह गया लेजिस्लेशन में, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, संविधियों का निर्वचन। ये पूरा आपका टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो उसके बाद हमने प्रेसिडेंट्स भी करने हैं, तो हम जब इसका लास्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स या संविधियों का निर्वचन होगा, उसके साथ ही हम प्रेसिडेंट भी देख लेंगे और आपका सोर्सेज ऑफ लॉ इसमें कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच आपको।